नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे जायसी के पद्मावत का मानसरोवर खंड, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। और प्रस्तुत मानसरोवर खंड विषय वस्तु और काव्यात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी खंड में सर्वप्रथम जायसी पद्मावती की अलौकिक रूप सौंदर्य की निदर्शना कराते हैं। वे दिखाते हैं कि किस तरह से पद्मावती रूपी परमात्मा जब प्रकृति के सानिध्य में आता है तो उसकी छाया से क्या परिवर्तन होता है, क्या सकारात्मक परिवर्तन प्रकृति के सौंदर्य पर पड़ता है। तो सबसे पहले इस खंड का प्रारंभ होता है कि जब एक दिन पूर्णिमा की तिथि आने पर पद्मावती अपनी सखियों को बुला करके मानसरोवर जा करके स्नान करने का निर्णय लेती है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्णिमा तथा अमावस्या तिथियों का विशेष महत्व है और इस दिन स्नान, दान और ध्यान का विशेष महत्व है, जिसके अनुसार पद्मावती अपनी सखियों को साथ लेकर के मानसरोवर में स्नान करने का निर्णय लेती है। वो अपनी सखियों को बुलाती है और उसके बुलाने पर सभी सुंदरी सखियां आती हैं, जिनकी तुलना जायसी सुंदर सुंदर पुष्पों से करते हैं। और जब वो आती हैं तो ऐसा लगता है मानो पुष्पों से भरी हुई वाटिका ही चली आ रही है। तो परिगणात्मक पद्धति का प्रयोग किया है यहाँ पर जायसी ने, कि वो किसी सखी को जूही का पुष्प बताते हैं, किसी को सेवती का, किसी को मालती का, किसी को कुमुदनी का। इस तरह से वे अलग अलग सखियों को अलग अलग पुष्पों की उपमा देते हुए कथा व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का उनकी निदर्शना कराई है इसमें जायसी ने, कि जैसे ही पद्मावती सरोवर के पास आती है तो उनके सौंदर्य की अलौकिकता संपूर्ण सृष्टि पर बिखर जाती है। हंस जो है वो अपना सौंदर्य भूलकर विस्मृत रह जाते हैं। जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ कमल खिल जाते हैं, जहाँ उनकी दंत पंक्तियों का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर नग और हीरे मोती चमकने लगते हैं। तो परिगणात्मक पद्धति और पद्मावती के अलौकिक रूप की निदर्शना की गई। पद्मावती रूपी परमात्मा की छाया द्वारा प्रकृति में अलौकिक सौंदर्य का उद्घाटन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब परमात्मा जो कि सकारात्मक सौंदर्य का गुणीभूत पुंजीभूत स्वरूप है, जब वो साधारण जीव के सानिध्य में आता है तो जीव पर उसके सकारात्मक उसके गुणों का जो प्रभाव पड़ता है उससे जीव भी दिव्यता प्राप्त कर लेता है। उसी तरह की विचार श्रृंखला को जायसी ने यहाँ पर घटित किया है। भावनात्मक रहस्यवाद, कि जिस तरह से जब सखियां आती हैं और सौंदर्य हंसते खेलते पहुंच जाती हैं तो आपस में विचार करती हैं, हे रानी मन देख विचारी की नैहर रहना बिचारी, जो रहे अहे पिता कर राजू खेल ले जो खेलो बाजू। कि अर्थात जीवात्मा जब तक इस संसार में अपने कर्मों द्वारा अच्छे कर्मों को पुण्यों को अर्जित कर लेती है और जब ऊपर वापस उसे पुनः परलोक जाना पड़ेगा तो उसके यही गुण पूछे जाएंगे। तो इस तरह से भावनात्मक रहस्यवाद का परिचय दिया है कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमारे परलोक में जाकर के पूछे जाएंगे। और वास्तव में लड़कियां जब तक पिता के गृह में स्वतंत्रता के साथ रहती हैं तब तक उनको बहुत सारी चीज़ों को करने की स्वतंत्रता होती है, परंतु पितृगृह को छोड़कर जब वो ससुर गृह में जाती है तो उन्हें तरह तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ता है। वहाँ उनके गुण देखे जाते हैं, दोष पूछे जाते हैं और उन्हें संकोच के साथ हाथ जोड़ करके उसी परिवेश में जन्म गुजारना पड़ता है। तो भावनात्मक रहस्यवाद की सुंदर अभिव्यंजना हमें मानसरोवर खंड में देखने को मिलती है। पद्मावती के शिख नख सौंदर्य का वर्णन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जायसी सूफी काव्य धारा के कवि थे। भारतीय संस्कृति में सौंदर्य की निरूपणा जब की जाती है तब नख शिख यानी पैर के नाखूनों से लेकर धीरे 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 शीश तक जाया जाता है, परंतु फारसी पद्धति में शिख नख सौंदर्य द्वारा उसका वर्णन किया जाता है। यहाँ पर पद्मावती के शीश के साथ ससमुख अंग बनाएगी निवासा नागिन झापे लीन चौपासा। तो शिख अर्थात शीश से शुरू होकर के पैरों के सौंदर्य तक कभी गए हैं। अपने सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि द्वारा उन्होंने
मानसरोवर की छत पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से बड़ी ही सुंदरता के साथ जायसी ने पद्मावती के दिव्य सौंदर्य और रूप सौंदर्य का वर्णन इस खंड में किया। इस कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षाओं में भी हम इसी तरह पद्मावत की व्याख्या